नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख एक बार फिर बढ़ा दी गई है। अब आप 10 जनवरी 2021 तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं। पहले अंतिम तारीख थी 31 दिसंबर 2020। आयकर विभाग ने बुधवार को बताया कि विवाद से विश्वास स्कीम के तहत डिक्लेरेशन के लिए अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 कर दी गई है, जबकि वित्त वर्ष 2019 और 20 के लिए कंपनियों को आयकर रिटर्न फाइल की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 फरवरी 2021 कर दी गई है। ट्रेन यात्रा से पहले यात्रियों को टिकट को लेकर काफी परेशानी उठानी पड़ती थी। टिकट बुकिंग और आसान बनाने के लिए इंडियन रेलवे की ओर से नई वेबसाइट 31 दिसंबर को लॉन्च की जाएगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल 31 दिसंबर को दोपहर 12 बजे आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट को लॉन्च करेंगे। नई वेबसाइट पर टिकट बुक करना खासा आसान होगा। रेल मंत्रालय का कहना है कि आईआरसीटीसी वेबसाइट और ऐप के अपग्रेड हो जाने के बाद यात्री पहले के मुकाबले अधिक तेजी से टिकट बुक करा सकेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज बोर्ड परीक्षाओं की डेट्स की घोषणा करेंगे। वो पहले ही जानकारी दे चुके हैं कि परीक्षाएं ऑफलाइन ही आयोजित होंगी। एग्जाम डेट्स मार्च के बाद भी आ सकते हैं। मंत्रालय के मुताबिक परीक्षा देने के लिए छात्रों को सेंटर पर जाने की जरूरत होगी, तो परीक्षा के दौरान मास्क पहनना बेहद जरूरी होगा। आज स्कूलों को परीक्षा के दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। पंजाब का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकी सुख बिकरीवाल को भारत लाया गया है। गुरुवार को ही उसे दुबई से डिपोर्ट किया गया है। सुख बिकरीवाल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर पंजाब में टारगेट किलिंग करवाता था। पंजाब के शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंधु की हत्या करवाने में भी सुख बिकरीवाल का हाथ था। नाभा जेल तोड़ने में भी सुख शामिल था। कृषि कानून को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच 7वें दौर की बैठक हुई। इस बैठक को 50% सफल माना जा रहा है। हालांकि अब भी एमएसपी और तीनों कृषि कानून की वापसी को लेकर सहमति नहीं बन पाई। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों ने 4 प्रस्ताव रखे थे, जिनमें से 2 पर सहमति बन गई है। पर्यावरण संबंधी अध्यादेश पर रजामंदी हो गई है। बिजली बिल को लेकर भी सहमति बन गई है। कृषि मंत्री ने साथ ही कहा कि एमएसपी पर कानून को लेकर चर्चा जारी है। हम एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार हैं। एमएसपी जारी रहेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए सम्मान और संवेदना है। आशा है कि किसान और सरकार में सहमति बनेगी। समिति बनने के लिए सरकार पहले दिन से तैयार है। बैठक के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने हमारी 2 मांगों को मान लिया है। बातचीत अच्छी रही। अब 4 जनवरी को अगली वार्ता होगी। शांतिपूर्ण ढंग से किसानों का प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। बुधवार को सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत हुई। 4 में से 2 मुद्दों पर सहमति बन गई है। इस बीच 31 दिसंबर को होने वाला ट्रैक्टर मार्च स्थगित हो गया है। किसान एकता मोर्चा ने सूचना जारी करते हुए कहा कि ट्रैक्टर मार्च स्थगित हुआ है, कैंसिल नहीं। कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से हजारों किसान राष्ट्रीय राजधानी की अलग अलग सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन में ज्यादातर पंजाब और हरियाणा के किसान शामिल हैं। कृषि कानून के मसले पर सरकार और किसान संगठनों के बीच लंच ब्रेक में किसानों के लिए आया लंगर मंत्रियों ने भी खाया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल भी प्लेट लेकर लाइन में खड़े दिखे। विज्ञान भवन के बाहर ही लंगर की व्यवस्था की गई थी। किसानों के लिए खाना भी हर बार की तरह उनके स्थल से ही आया। पिछली बैठकों में किसानों ने सरकार द्वारा दिए गए भोजन को खाने से इनकार कर दिया। अंबाला की जनता ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा पर जताया भरोसा। हरियाणा जनचेतना पार्टी की मेयर प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा की बम्पर जीत कांग्रेस बीजेपी को काफी पीछे छोड़ा। अंबाला निकाय चुनावों में हरियाणा जनचेतना पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। हरियाणा चेतना पार्टी की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने 8,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। अंबाला नगर निगम चुनाव में शक्ति रानी शर्मा ने बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर वंदना शर्मा को हराया। शक्ति रानी शर्मा को 37,604 वोट मिले। शक्ति रानी शर्मा ने जीत के बाद जनता का धन्यवाद दिया। शक्ति रानी शर्मा ने अंबाला को प्रदेश का नंबर 1 शहर बनाने पर जोर, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरूंगी।
शक्ति रानी शर्मा की जीत के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने बताया कि उनके कार्यकर्ताओं और अंबाला की जनता की जीत है। वहीं अंबाला में बीजेपी की हार को लेकर भी विनोद शर्मा ने प्रतिक्रिया दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि जनता के भरोसे पर खरा उतरेंगे। जिन वादों को लेकर जनता के बीच गए थे उन्हें जरूर पूरा करेंगे। अंबाला की जनता का धन्यवाद करते हुए शक्ति रानी शर्मा ने शहर में किया रोड शो। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा रहे मौजूद। रोड शो के दौरान शक्ति रानी शर्मा के छोटे बेटे कार्तिकेय शर्मा ने जनता का आभार जताया। उन्होंने इस जीत को अंबाला के लोगों की जीत बताया। रोड शो में शक्ति रानी शर्मा की दोनों बहू भी लोगों का अभिवादन करती हुई नजर आई। बहू ऐश्वर्या शर्मा के साथ साथ पति प्रीति शर्मा ने भी जनता का आभार जताया। शहर में शक्ति रानी शर्मा की जीत के बाद रोड शो के दौरान अंबाला की जनता ने फूलों से स्वागत किया। जगह जगह शक्ति रानी शर्मा के ऊपर फूलों की बारिश की। अंबाला में 20 पार्षदों में से हरियाणा जनचेतना पार्टी के 7 पार्षदों ने जीत हासिल की। वहीं बीजेपी के 8, कांग्रेस के 3 पार्षद जीते। सोनीपत में कांग्रेस ने बीजेपी को हराकर मेयर पद पर अपना कब्जा जमाया। कांग्रेस के निखिल मदान ने बीजेपी को ललित बत्रा को हराया। वहीं सोनीपत के पार्षद चुनाव में बीजेपी के 20 में से 10 पार्षद चुनाव जीते। साथ ही 9 पर कांग्रेस ने कब्जा किया। रेवाड़ी नगर परिषद में बीजेपी के चेयरपर्सन पद की प्रत्याशी पूनम यादव ने जीत हासिल की। 147 पार्षद उम्मीदवारों में 31 वार्डों से केवल 6 बीजेपी प्रत्याशी ही जीते। बाकी 25 पार्षद सभी निर्दलीय जीते। पंचकुला में बीजेपी ने किया बेहतर प्रदर्शन। मेयर उम्मीदवार कुलभूषण ने जीत की दर्ज। कांग्रेस नहीं दिखा पाई कमाल। सभी वार्ड में रही कांटे की टक्कर। बीजेपी प्रत्याशी कुलभूषण गोयल ने 2057 वोटों से जीत हासिल की। कांग्रेस मेयर पद प्रत्याशी उपेंद्र आहूलेवालिया को 2057 वोटों से हराया। कुलभूषण गोयल ने जीत के बाद शहर में निकाला रोड शो। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद्र गुप्ता सहित सैकड़ों समर्थक रहे मौजूद। पंचकुला में बीजेपी की जीत के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि विपक्ष की नकारात्मक राजनीति को पंचकुला की जनता ने नकार दिया है। कैप्टन अभिमन्यु ने साथ ही कहा कि पंचकुला वासियों की जीत है। सुशासन और विकास हमारा मुद्दा रहेगा। तीनों नगरपालिका चुनावों में बीजेपी जेजेपी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। तीनों जगहों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने बाजी मार ली है। हिसार के उकलाना, रोहतक के सांपला और रेवाड़ी के धारूहेड़ा में निर्दलीय चेयरमैन प्रत्याशी विजेता घोषित किए गए। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का कहना है कि कोरोना ने जहां लोगों को शांत रहना सिखाया, वहीं परिवारों में रहना भी सिखाया। कोरोना की वजह से कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन कई फायदे भी हुए। भिवानी में कृषि कानूनों के विरोध में बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों का सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के कर्मचारियों ने किया तथा कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग की। भिवानी में सर्व कर्मचारी संघ के कर्मचारियों द्वारा गेट मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में कृषि विरोधी काले कानून, बिजली बिल 2020 रद्द करवाने की मांग को लेकर चल रहे किसानों के धरने का समर्थन किया और आंदोलन के दौरान शहीद हुए 40 किसानों को श्रद्धांजलि दी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कोरोना को दी मात। स्वस्थ होने के बाद मेदांता अस्पताल से मिली छुट्टी। 15 दिसंबर को रोहतक पीजीआई से मेदांता किए गए थे रेफर। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के क्षेत्र की खापों ने चिट्ठी अभियान शुरू किया। जींद के खटकड़ टोल प्लाजा पर हुई पंचायत के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजी गई चिट्ठी में खापों और किसानों ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की गुहार लगाई। हरियाणा पंजाब बॉर्डर स्थित शंभू टोल पर किसानों का धरना लगातार जारी। किसानों ने अनिश्चितकाल के लिए टोल करवा रखा है। टोल पर काफी संख्या में महिलाएं और बच्चे धरने पर किसानों के साथ मौजूद। पलवल के NH-19 स्थित गांव अटोहा मोड़ पर चल रहा किसानों का धरना 28वें दिन भी जारी। धरने पर चल रही किसानों की 24 घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल में 10वें दिन भी 12 किसान भूख हड़ताल पर बैठे।
किसानों का कहना है कि जब तक सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। कृषि कानून के विरोध में किसानों के आंदोलन के समर्थन में अब गौशालाएं भी आने लगी हैं। इसकी शुरुआत गांव खारिया की गौशाला से हुई। हरियाणा में जितनी भी गौशालाएं हैं सभी गौशालाओं का किसान आंदोलन में समर्थन रहेगा, सहयोग से संबंधित संदेश दे दिया है। प्रदेश में गिरते भूजल को देखते हुए मनोहर सरकार द्वारा अटल भूजल योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत हरियाणा के 13 जिलों का चयन किया गया। इसमें 36 ब्लॉक शामिल हैं। फतेहाबाद से टोहाना ब्लॉक को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत ब्लॉक के 49 गांव के ग्रामीणों को ग्राम पंचायत के माध्यम से भूजल के संरक्षण के लिए प्रेरित किया जाएगा, ताकि पानी के लेवल को और नीचे जाने से रोका जा सके। सर्व कर्मचारी संघ की स्टेट कमेटी के आह्वान पर इंद्री में कच्चे और पक्के कर्मचारियों और किसानों की मांगों के समर्थन में नारेबाजी की गई। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। सर्व कर्मचारी संघ के इंद्री ब्लॉक के अध्यक्ष नरेश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार किसानों की मांगों पर यूनियन नेताओं से बात करें, नहीं तो यूनियन को कोई बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। कैथल के तितरम मोड़ बाईपास पर रिलायंस पेट्रोल पंप पर भी किसानों ने धरना दिया। आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन ने उनका समर्थन किया। पेट्रोल पंप पर आने वाले लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप से तेल न डलवाएं, क्योंकि केंद्र सरकार जो 3 कृषि कानून लेकर आई है वो अडानी और अंबानी की जेब भरने के लिए लेकर आई है। रोहतक के सर्किट हाउस में सरकारी कर्मचारी ने रूम नंबर 16 में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक वरुण हरिनगर दिल्ली का रहने वाला था। पुलिस ने मौके से एक बोर्ड भी बरामद किया है, जिस पर सुसाइड लिखा हुआ है। सुसाइड नोट में लिखा था कि मैं काफी तनाव में हूं और अपनी मौत के लिए खुद जिम्मेदार हूं। फरीदाबाद में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने 1ली से 8वीं कक्षा तक के स्कूल खोलने के लिए सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने 4 जनवरी तक कोई फैसला नहीं लिया तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन तमाम 22 जिलों के प्राइवेट स्कूल संचालकों के साथ निर्णय लेकर बड़ा कदम उठाएगा। उन्होंने अपनी मांगों में कहा कि अब 1ली से 8वीं तक स्कूल खोल दिए जाएं, ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से करके परीक्षाएं दे सकें। फतेहाबाद पुलिस ने धान चोरी के बड़े गिरोह को गिरफ्तार किया। मिल से धान के 90 बैग गाड़ी में चुराकर चोर फरार हो गए। पुलिस ने 5 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने गाड़ी सहित 90 बैग धान के भी बरामद कर लिए। मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। हरियाणा पंचायती राज के चुनाव जनवरी या फरवरी से शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। इंद्री में पंचायती चुनावों को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। जगाधरी के डीडी अग्रवाल स्कूल के पास सचिन नामक व्यक्ति द्वारा फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया। अज्ञात कारणों के चलते व्यक्ति ने मौत को गले लगाया। बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी विदेश में रहकर पढ़ाई कर रही थी। उसके पास बच्चा भी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि फिलहाल शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया। नीम के बस स्टैंड पर रूपगढ़ निवासी युवक के अज्ञात युवकों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। वहीं उसका साथी जितेंद्र गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मृतक नवीन राजीव गांधी कॉलेज उसाना में पढ़ता था। वो बुधवार दोपहर को अपने साथी जितेंद्र के साथ बस स्टैंड पर मौजूद था, जहां पर 5-6 अज्ञात युवकों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। फतेहाबाद में काठ मंडी में 2 युवकों के बीच हुए झगड़े में एक युवक ने चाकू से वार कर दूसरे युवक को मौत के घाट उतार दिया। इलाज के दौरान काकू नामक 22 वर्षीय युवक की हुई मौत। पड़ोस की दूसरी गली में रहने वाले सुनील नाम के युवक ने हत्या की वारदात को दिया अंजाम। सिरसा में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि वो दिन दहाड़े किसी के भी घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम देने से नहीं डर रहे। सिरसा के पौष इलाके में 2 बाइक सवार बदमाशों ने एक डॉक्टर के घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। तो वहीं महिला की शोर मचाने के चलते वो मौके से फरार हो जाते हैं। आरोपी सीसीटीवी फुटेज में बाइक पर भागते नजर आ रहे हैं।
रोहतक में दिन दहाड़े हॉरर किलिंग का मामला सामने आया। लड़की के पिता ने अदालत में शादी करने जा रही बेटी और प्रेमी पर की फायरिंग, प्रेमी के भाई को भी लगी गोली। लड़की और लड़के के भाई की गोली लगने से जान चली गई। लड़के की मां का आरोप, धोखे से बुलाकर गोली मारी गई। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच कर रही है। आरोपी लड़की का पिता घटना को अंजाम देकर फरार। तीनों कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी किसान बसताड़ा टोल प्लाजा पर डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि किसानों की सिर्फ एक ही मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जल्द ही गरोंडा क्षेत्र में 42 करोड़ की लागत से करवाए गए विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। इन विकास कार्यों में कोहंड में निर्माणाधीन रेलवे ब्रिज, शहर का बस अड्डा, बासताड़ा में बनाया जा रहा महिला कॉलेज भी शामिल है। करनाल में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। शहर में कई जगह चोरी की घटना सामने आई, जो 2 जगहों से नकदी लेकर फरार हो गए थे। पानीपत में एक महिला पर दुबई की कंपनी और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कराने के नाम पर करीब 80 करोड़ रुपए ठगने का आरोप लगाने का मामला सामने आया है। पीड़ित प्रियंका ने बताया कि उसके पूरे 3 करोड़ 31 लाख 11 हजार रुपए लगे हैं, जो कि उसके खुद के नहीं है, ये सभी रिश्तेदारों के थे। महिलाओं ने बताया कि आरोपी महिला दुबई की कंपनी में रुपए निवेश करने पर और 10% हर महीने रिटर्न मिलने का भरोसा दिलाती थी। नए साल के जश्न और कोरोना को देखते हुए राजधानी दिल्ली में सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। 31 दिसंबर की रात 11 बजे से 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक और फिर 1 जनवरी की रात 11 बजे से 2 जनवरी की सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू की पाबंदी रहेगी। बेंगलुरु में धारा 144 लगा दी गई है। किसी भी तरीके के डीजे इवेंट पर बैन है। शहर के बड़े फ्लाईओवर्स को रात को बंद कर दिया जाएगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जश्न मनाने की इजाजत नहीं है। किसी होटल या पब में जाने के लिए बुकिंग कूपन दिखाना जरूरी है। केरल सरकार ने नए साल पर किसी भी तरीके की गैदरिंग पर पाबंदी लगा दी है। सभी जश्नों को रात के 10 बजे ही खत्म करना होगा। पंजाब में नए साल के जश्न से पहले नाइट कर्फ्यू में कुछ हद तक छूट दी गई है, लेकिन इसके बाद भी होटल बार को काफी घाटा हो रहा है। मोहाली चंडीगढ़ में अक्सर नए साल पर 100 करोड़ का टर्नओवर होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता नजर आ रहा। नए साल को लेकर लोग गोवा में अधिक से अधिक संख्या में पहुंच रहे हैं। टूरिस्ट के सहारे ही गोवा की जीडीपी भी चलती है। यहां सभी होटल्स और पब में कोरोना गाइडलाइंस को लेकर सख्ती बरतने की कोशिश की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि करीब 6 महीने बाद कोरोना के रोजाना नए मामले 17,000 से कम है। 6 महीने के बाद हर रोज मौतों का आंकड़ा 300 से कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगे बताया कि भारत में कोविड-19 के कुल 63% मामले पुरुषों में सामने आए, जबकि 37% महिलाएं संक्रमित हुई है। कोविड-19 से हुई कुल मौतों से 45% मामले सामने आए।